लेक्चर में हम जीबी शाह का एक इम्पॉर्टेंट प्ले है जिसका नाम है आर्म्स एंड द मैन। और ये एलटी ग्रेड सिलेबस यूपी एलटी ग्रेड सिलेबस में लगा हुआ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में हम सभी इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं वो कवर करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशंस जो हैं वो भी हम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जीबी शाह के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जीबी शाह का फुल नेम जो था वो जॉर्ज बर्नर्ड शाह था। ये कॉमनली कॉल्ड बर्नर्ड शाह, इनको बर्नर्ड शाह कहा जाता था। इनका जो बर्थ हुआ था वो 26 जुलाई 1856 को डब्लिन्स आयरलैंड में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2 नवंबर 1950 में इंग्लैंड में हुई थी। इसके बाद जो मेजर जो अचीवमेंट थे वो क्या थे? इनका जो मेजर अचीवमेंट्स थे, एक तो इन्होंने नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर यानी लिटरेचर में 1925 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। एकेडमी ऑस्कर अवार्ड 1938 को इन्हें मिला था, एक अवार्ड मिला था इनके लिए। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आर्म्स एंड द मैन, क्योंकि एलटी ग्रेड सिलेबस में जो पर्टिकुलर्स जो वर्क्स मेंशन किए हैं वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें बायोग्राफी को पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता एलटी ग्रेड में। तो इसमें सारे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर पहला दिया है आर्म्स एंड द मैन 1894 इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी बाय जॉर्ज बर्नर्ड शाह। तो आर्म्स एंड मैन जो 1894 में आया था, ये एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है जिसको जॉर्ज बर्नर्ड शाह ने लिखा था, जीबी शाह ने इसको लिखा था। ठीक है, इसको एंटी रोमांटिक कॉमेडी क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको अगले पता चल जाएगा। अगले वीडियो में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये एंटी रोमांटिक कॉमेडी क्यों कंसीडर की जाती है। दूसरा की पॉइंट यहाँ पर दिया है, द टाइटल आर्म्स एंड द मैन इज टेकन फ्रॉम जॉन ड्राइडेंस ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एपिक पोइम द एनीड। तो ये टाइटल जो था आर्म्स एंड द मैन वो कहाँ से लिया गया था? ये जॉन ड्राइडेंस ने एक ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में और ये एक ब्राज़ील का एपिक था। ब्राज़ील का क्या था? एक एपिक था और इसी एपिक से उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, तो उसी से इसके टाइटल को लिया गया था। द ओरिजिनल लैटिन लाइन, और इसकी जो ओरिजिनल लैटिन लाइन थी ब्राज़ील के एपिक की जिसका ट्रांसलेशन ड्राइडन ने किया था, वो लाइन कौन सी थी? वो लाइन थी एर्मा ब्रमेक्यू कैनो। इसको कैनो भी पढ़ सकते हैं, कानो भी पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैटिन लाइन थी और इसी लाइन का ट्रांसलेशन किया था ड्राइडन ने इंग्लिश में। और जो ट्रांसलेशन ड्राइडन ने किया था जिस लाइन का इंग्लिश में, उसी टाइटल को जीबी शाह ने अपने इस आर्म्स एंड मैन में क्या लिया था? आर्म्स एंड मैन में लिया था। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या था? ये इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेशन किया था इस लाइन का, लैटिन लाइन का, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हुआ था? ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग, ये लाइन थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है। ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग, ये लाइन थी। और इस लाइन का मतलब क्या था? आर्म्स का मतलब यहाँ पर होता है शस्त्र। जो युद्ध में शस्त्र का यूज किया जाता है, गोला बारूद या जो भी होते हैं उनको आर्म्स बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ ऑफ आर्म्स एंड द मैन आई सिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं शस्त्रों और पुरुषों की, जो शस्त्र होते हैं, मैं उनकी और उनको यूज करने वाले जो पुरुष होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनकी मैं गाथा गाता हूँ। ये उस लाइन का मतलब हुआ। इट हैज़ द सबटाइटल एंड एंटी रोमांटिक कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। ठीक है, इसका सबटाइटल क्या है? एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है जो 3 एक्ट्स में लिखी गई थी। द प्ले वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड, ये जो प्ले था आर्म्स एंड द मैन वो 21 अप्रैल को 1894 को एट द एवेन्यू थिएटर लंदन में ये प्रोड्यूस्ड किया गया था। द 2 सेंट्रल थीम्स ऑफ आर्म्स एंड द मैन आर बार एंड मैरिज, और इसकी 2 सेंट्रल थीम्स जो थी वो क्या थी? बार एंड मैरिज थी। मतलब इसमें बार दिखाया गया है, युद्ध को दिखाया गया है, और इसमें मैरिज को दिखाया गया है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1898, ये 1898 को पब्लिश हुआ था इन अ वॉल्यूम टाइटल प्लीज प्लीजेंट। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस सभी जितने भी की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं ये सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ध्यान रखेंगे कि ये जो प्ले था आर्म्स एंड द मैन, ये 1898 में पब्लिश हुआ था इन वॉल्यूम टाइटल्ड प्लेज प्लीजेंट। ठीक है, तो ये एक टाइटल था 4 प्लेज का। 4 प्लेज का एक कलेक्शन था जिसका टाइटल था प्लेज प्लीजेंट, जिसमें आर्म्स एंड मैन को भी पब्लिश्ड किया गया था, विच इंक्लूडेड 4 प्लेज, जिसमें 4 प्लेज थे। ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से प्लेज थे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें एक प्ले था, पहला प्ले था आर्म्स एंड द मैन, 1894 में आया था। द मैन ऑफ डेस्टिनी 1897 में आया था। यू नेवर कैन टेल 1897 में आया था, और कैंडिडा 1898 में आया था। तो ये 4 प्लेस थे जीबी साहा के, जो एक कलेक्शन था जिसका नाम था प्ली प्लीजेंट। उसी कलेक्शन में उसको क्या किया गया था, पब्लिश्ड किया गया था। तो ये हमारे की पॉइंट हो गए। अब इनका जो प्ले था इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला कैरेक्टर जो है वो रैना पेटकॉफ है। आर्म्स एंड मैन में रैना पेटकॉफ है। रैना पेटकॉफ कौन थी, इसको रैना भी पढ़ सकते हैं आप, जो भी पढ़ें। ठीक है, रैना पेटकॉफ द हीरोइन ऑफ द प्ले, ये प्ले की हीरोइन है। एक रोमांटिक वल्गरियाई गर्ल हैं, जिनकी एज क्या है, 23 है। 23 की ये लड़की है। ठीक है, सी इज इन्फ्लुएंस्ड बाई रोमांटिक आइडियाज ऑफ वॉर एंड लव। वह बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है किससे, बाई रोमांटिक आइडियाज़ ऑफ वार एंड लव, यानी जो युद्ध होता है, जो प्रेम होता है, उसमें जो फीलिंग्स होती हैं युद्ध को लेकर या प्रेम को लेकर, इससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, इन द एंड, और अंत में क्या होता है, सी मैरिज कैप्टन ब्लंटसली, और अंत में ये क्या करती है, जो कैप्टन ब्लंटसली होता है उससे शादी कर लेती है। हालांकि इसकी जो मैरिज होती है वो किससे होती है, सर्जियस से होती है, जो मेजर सर्जियस होता है उससे होती है, लेकिन अंत में इसकी जो शादी होती है वो किससे होती है, ब्लंटसली से होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है वो कैप्टन ब्लंटसली हैं। द हीरो 30 ईयर्स, ये यहाँ पर इसको हीरो कंसीडर किया जाता है, जिसकी एज 34 है। ओल्ड स्विस प्रोफेशनल सोल्जर है, ये सिपाही है। और कैरी चॉकलेट्स, ये हमेशा अपने साथ क्या ले जाता है, चॉकलेट्स को ले जाता है इंस्टीड ऑफ बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब होता है जो गोलियां होती हैं, गोलियों की जगह युद्ध में ये क्या ले जाता है, अपने साथ चॉकलेट्स को ले जाता है। विच सोज हिज प्रैक्टिकल व्यूज़ ऑफ वार, जो उसके प्रैक्टिकल व्यूज़ ऑफ वार को दर्शाता है। मतलब ये यहाँ पर जो कैप्टन ब्लंटसली है ये एक प्रैक्टिकल हीरो है। ठीक है, इसमें 2 तरह के हीरो हैं, इसमें 2 करेक्टर्स हैं, एक प्रैक्टिकल है और एक रोमांटिक है, इसलिए इसको एंटी रोमांटिक कॉमेडी कंसीडर किया जाता है। अगले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल जो सोल्जर होता है वो कैसा होता है और जो रोमांटिक सोल्जर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, और ये किससे शादी करता है बाद में, मैरिज रैना, ये रैना से शादी करता है। इसके बाद जो तीसरा करेक्टर है वो है कैथरीन पेटकॉफ, ये रेनाइस की मदर हैं। प्राउड ऑफ हर फैमिलीज अ सोशल स्टेटस एंड सो डिग्निटी, कहने का मतलब ये परिवार का जो सम्मान होता है या मान मर्यादा या प्रतिष्ठा जो होती है वो इस पर ये बहुत ज़्यादा गर्व करती है। अपने परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान गौरव पर वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा गर्व करती है। द रशियन ऑफिसर, इसमें एक रशियन ऑफिसर होता है, पुलिस एंड इन एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर फ्रॉम द बुल्गारियन आर्मी, मतलब ये जो होता है रूसियन ऑफिसर, ये बुल्गारियन सेना का एक मूर्ख और बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर होता है, अनुभवहीन सैनिक होता है, ऐसे किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है युद्ध को लेकर। इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर हैं वो हैं मेजर पेटकॉफ। मेजर पेटकॉफ कौन है, ये रेनास के फादर हैं एंड कैथराइन्स हस्बैंड, और ये कैथराइन के कौन है, पति हैं। इसके बाद 6 करेक्टर, जो छठा करेक्टर आता है वो है लूका। लूका, अब लूका कौन है, लूका अ सर्वेंट गर्ल, एक सर्वेंट गर्ल है, नौकरानी की लड़की है, नौकरानी लड़की है, कहने का मतलब इन द पेटकॉफ हाउस होल्ड। ये पेटकॉफ जो हाउस होल्ड है यानी कि रैना का जो घर है उस घर में ये एक नौकरानी है। एम्बिशियस एंड प्राउड, ये कैसी है, इसका नेचर कैसा है, ये बहुत एम्बिशियस टाइप की है, महत्वाकांक्षी है, नई नई चीज़ों की क्या करती है, मतलब अभिलाषा रखती है, महत्वाकांक्षी एंड प्राउड, और इसको प्राउड भी है। किस पर प्राउड है, क्योंकि लूका जो है वो
रेना से ज़्यादा ब्यूटीफुल मानी जाती है इस प्ले में, इसलिए इसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। डज नॉट लाइक हर लो स्टेटस, और इसका जो स्टेटस है यानी कि ये सर्वेंट है ना, इसलिए ये अपने इस लो स्टेटस पर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। फ्लिर्ट्स विद सर्जियस, और ये क्या करती है, सर्जियस को भी फ्लिर्ट्स करती है, सर्जियस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि सर्जियस की जो सगाई हो गई होती है नाटक के प्ले में मतलब इस प्ले के शुरू में दिखाया जाता है कि सर्जियस की जो सगाई होती है वो किससे होती है, रैना से होती है। और ये किसको, मतलब ये जो होती है लूका, ये सर्जियस को फ्लर्ट्स करती है। एंड फाइनली मैरिज हिम, और अंत में क्या कर लेती है, उससे शादी भी कर लेती है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट करेक्टर है वो निकोला है। और निकोला क्या है, निकोला एक मेल सर्वेंट है, पुरुष नौकर है इन द पेटकॉफ फैमिली, यानी ये भी पेटकॉफ फैमिली जो कि रैना की फैमिली है उसमें एक मेल सर्वेंट है। इन गेस टू ल्यूका इनिशियली, और शुरुआत में क्या होता है, इसकी लूका से मगनी हो जाती है। ठीक है, इसकी लूका से क्या हो जाती है, मगनी हो जाती है निकोला की। और ये 22 है, ये कैसा है, बहुत बुद्धिमान है। और लॉयल का मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा वफादार है, निष्ठावान है। एंड एक्सेप्ट माने स्वीकार करता है सोशल पोजीशन काल्मली कामली। ठीक है, ये कामली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांति से, आराम से वो क्या करता है, अपनी जो सोशल पोजीशन होती है, उसकी जो सामाजिक स्थिति होती है, इसको वो बहुत ही शांत मन से स्वीकार करता है। वो मानता है कि वो जैसा है वैसा उसी में ही अपने आप को संतुष्ट पाता है, अपने आप को सेटिस्फाई पाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर है वो मेजर सर्जियस सैरनॉफ हैं। तो मेजर सर्जियस जो हैं वो कौन है, अ कैवलरी ऑफिसर हैं फैंसी ऑफ रैना। और ये कौन है, रैना के, जो अभी बात हुई थी, ये रैना के मंगेतर हैं। और रोमांटिक हैं, बहुत रोमांटिक टाइप के हैं, ड्रामेटिक हैं एंड बेन हैं। विंस द बैटल ऑफ सिलिबिंटजा बाई मिस्टेक नॉट स्ट्रेटजी। कहने का मतलब ये जो लड़ाई हुई थी, ये कौन सी लड़ाई थी, बैटल ऑफ सिलबिंटजा बोला जाता है, जो कि किस किस के बीच हुई थी, बल्गारिया एंड सर्बिया के बीच ये लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई को ये जो मेजर सर्जियस होता है वो कैसे जीता है, बाई मिस्टेक, गलती से जीत लेता है। नॉट स्ट्रेटजी मतलब ये किसी प्रकार की कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी रणनीति जो है वो फॉलो नहीं करता है। अट्रैक्टेड टू ल्यूका एंड अल्टीमेटली मैरिज हर, और फिर क्या होता है, अंत में ये क्या करता है, लूका की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, लूका की ओर आकर्षित हो जाता है, जो कि रैना की कौन होती है, रैना के घर में एक नौकरानी होती है, उसकी तरफ ये अट्रैक्टेड हो जाता है। एंड अल्टीमेटली मैरिज हर, और अंत में क्या करता है, वो उससे शादी कर लेता है। तो ये हो गए इसके मेजर करेक्टर्स। इसके बाद यहाँ पर जो मेन इवेंट्स होती हैं ऑफ द प्ले की, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देयर इज़ अ बार बिटवीन बुल्गारिया एंड सर्बिया इन नवंबर 1885। तो ये ध्यान रखेंगे कि इस प्ले में 1885 में जो बुल्गारिया और सर्बिया का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1885 में हुआ था। द बुल्गारियन आर्मी बिन्स, जो आर्मी थी बिन्स, वो जीतते हैं। वेन मेजर सर्जियस ब्रेवली लीड्स हिज सोल्जर्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बुल्गारियाई सेना थी वो जीत जाती है। कैसे जीत जाती है, जब मेजर सर्जियस जो होता है वो बहादुरी से सिपाहियों को लीड्स करता है, खूब बहादुरी से क्या करता है, अपनी सिपाहियों को लीड्स करता है। क्योंकि ये जो सर्जियस था, इसमें मेजर सर्जियस, वो किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहा था, ये लड़ रहा था बुल्गारिया की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अ सर्बियन ऑफिसर named Captain Bluntschli runs away from the battlefield and hides in Raina's bedroom। तो एक सर्बियन ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है कैप्टन ब्लंटसली। तो ये क्या करता है, रन सभी माने भाग जाता है, फ्रॉम द बैटलफील्ड युद्ध के मैदान से, एंड हाइड्स इन रैनास बेडरूम, और रैना के बेडरूम में आकर छिप जाता है। रैना इज़ काइंड, और जो रैना होती है वो कैसी होती है, वो काइंड होती है, बहुत दयालु प्रवृत्ति की होती है। सी गिव्स हिम चॉकलेट्स, वह उसको चॉकलेट्स देती है। इंस्टीड ऑफ बुलेट्स, बुलेट्स का मतलब क्या होता है, गोलियों की बजाय, गोलियाँ
देने के बजाय उसको क्या देती है, चॉकलेट देती है। एंड जॉकलिंग कॉल्स हिम चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स, और उससे क्या कहती है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो है वो किस प्ले में या फिर किस करेक्टर के लिए बोला गया है। तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो है वो कौन है, ब्लंसली हैं, ठीक है, ब्लंसली हैं, और रैना इसको बोलती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर बोलती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, व्हेन रशियन ऑफिसर, जब रशियन के ऑफिसर कम आते हैं टू सर्च करने के लिए द हाउस फॉर द फजिटिव, यानी फजिटिव कहने का मतलब जो रशियन ऑफिसर होते हैं जब वो घर की तलाशी करने के लिए आते हैं जो लड़ाई में भाग जाता है। फजिटिव का मतलब होता है जो लड़ाई से भाग आता है, लड़ाई से जो भाग आता है उस सिपाही की तलाश करने के लिए, यानी ब्लंसली जो होता है वो लड़ाई से भाग आता है। तो उसकी तलाश करने के लिए जो रशियन ऑफिसर होते हैं वो उसकी घर की तलाशी लेते हैं, रैना की घर की। रैना हेल्प्स हाइड, रैना जो होती है वो मदद करती है हाइड ब्लंसली एंड सेव हिज लाइफ, वो क्या करती है, वो ब्लंसली को क्या कहते हैं, छिपा देती है, एंड सेव्स हिज लाइफ, और उसके जीवन को बचा लेती है। इसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट यहाँ पर दिया है, रैना एंड हर मदर हेल्प हिम, रैना और उसकी मदर जो होती है, उसकी माता जो होती है वो मदद करती हैं, हिम माने उसकी, एस्केप वाई गिविंग, एस्केप माने होता है बचकर भागना, बाई गिविंग हिम एन ओल्ड कोट ऑफ मेजर पेटकॉफ, यानी मेजर पेटकॉफ जो रैना के पिता होते हैं उनका एक पुराना सा कोट होता है, वो उसे देकर क्या करते हैं, उसको बचाने में, भागने में, मतलब उसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। हु इज स्टिल फाइटिंग इन द वार, हु इज स्टिल फाइटिंग इन द वार, यानी जो अब भी युद्ध में लड़ रहे हैं। कौन युद्ध में लड़ रहे हैं इस समय, मेजर पेटकॉफ, रैना के पिताजी। रैना सीक्रेटली पुट्स हर फोटोग्राफ, अब रैना क्या करती है, रैना जो होती है वो चुपचाप पुट्स रख देती है हर फोटोग्राफ, मतलब अपना जो फ़ोटो होती है, अपना जो फ़ोटो होता है ना, उसका जो फ़ोटो होता है वो रख देती है इनसाइड द कोट पॉकेट, जो कोट की जो जेब होती है उसमें रख देती है। बट ब्लंसली डज नॉट नोटिस, लेकिन ब्लंसली जो होता है उसको ये पता नहीं चलता है, इट एट डेट टाइम, यानी उस समय ये उसे पता नहीं चलता है कि उसके कोट में रैना ने कोई फोटोग्राफ जो है वो रख दिया है, जो वो कोट पहनकर वहाँ से बचकर भाग जाता है, बचकर निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया है लेटर, लेटर मतलब उसके बाद इन मार्च 1886 द वार एंड्स, और 1886 में जब वार समाप्त हो जाता है, युद्ध समाप्त हो जाता है, एंड मेजर पेटकॉफ एंड सर्जियस रिटर्न होम, और मेजर पेटकॉफ और जो सर्जियस होते हैं वो घर वापस आ जाते हैं। सर्जियस प्रिटेंड्स टू लव रैना वेरी मच, अब सर्जियस जब वापस आता है तो वो क्या करता है, वो रैना को प्रेम करने का एक प्रिटेंड्स करता है, एक ढोंग करता है वेरी मच, कि वो उसको बहुत अधिक प्यार करता है। वट, लेकिन व्हेन रैना इज़ नॉट एट होम, लेकिन क्या होता है जब रैना घर पर नहीं होती है तो ही फ्लिर्ट्स विद लूका, वो लूका को फ्लिर्ट्स करता है, कहने का मतलब ये झूठा नाटक करता है कि वो रैना से प्रेम करता है, हालांकि इसकी रैना से सगाई हो चुकी होती है, लेकिन ये फिर भी क्या करता है, एक ढोंग करता है प्रेम का, कि वो उससे प्रेम करता है, प्यार करता है। व्हाट व्हेन रैना इज़ नॉट होम, लेकिन जब रैना घर पर नहीं होती है तो ही फ्लिर्ट्स विद लूका, वो क्या करता है, लूका को फ्लिर्ट्स करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है द मेड, हाँ जो कि कौन है, उसकी मेड है, यानी कि उसकी नौकरानी है। ही इज़ अट्रैक्टेड टू हर, वो उसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है लूका की तरफ, एंड ट्राइज टू सिड्यूस हर, और उसको सिड्यूस करने की, यानी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करता है, ये कोशिश करता है। मीनवाइल, उसी समय क्या होता है, उसी समय रैना बीकम्स इंटरेस्टेड इन कैप्टन ब्लंसली, और उसी समय क्या होता है, रैना जो होती है वो भी क्या करती है, वो भी इंटरेस्ट रखने लगती है, रुचि रखने लगती है किसमें, कैप्टन ब्लंसली। ये कैप्टन ब्लंसली वही है जो युद्ध से भागकर आ जाता है और रैना के सैन्य कक्ष में छिप जाता है, ठीक है। तो ये भी उसकी तरफ क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, उसमें इंटरेस्ट रखने लगती है। बट ब्लंसली थिंग्स, लेकिन जो ब्लंसली होता है वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि सी इज जस्ट अ यंग, कि ये तो बिल्कुल अभी छोटी है, इमैच्योर गर्ल है, मतलब बिल्कुल इमैच्योर है, छोटी है,
उम्र में कम है, ऑफ 17 यानी 17 वर्ष की इमेच्योर लड़की है, सो ही डज नॉट टेक हर लव सीरियसली, इसलिए वो उसके प्रेम को गंभीरता से नहीं लेता है। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट यहाँ पर दिया है लेटर। लेटर बाद में क्या होता है, ब्लंसली लर्न्स, यानी जो ब्लंसली होता है उसे ये पता लगता है कि रैना इज़ एक्चुअली 23 ईयर्स ओल्ड, कि रैना जो है वो 23 वर्ष की है, नॉट 17 यानी 17 वर्ष की नहीं है। देन ही अंडरस्टैंड दैट हर फीलिंग आर रियल एंड सीरियस, तब वह क्या समझता है, तब उसके अंदर एक फीलिंग क्रिएट होती है और वो सीरियसली उसको प्रेम करने लगता है, जब उसे पता चलता है कि रेना जो है वो 17 साल की नहीं है बल्कि 23 ईयर्स की है। ब्लंसली फाइनली प्रपोज मैरिज टू रैना, और अंत में इस नाटक के अंत में क्या होता है, जो ब्लंसली होता है वो रैना को शादी के लिए प्रपोज करता है। ही आल्सो टेल्स एवरीवन, और वह प्रत्येक को बताता है डैट ही इज़ वेरी रिच, कि वह बहुत अमीर है। ही ऑन्स 200 हॉर्सेज, वो कहता है कि उसके पास कितने घोड़े हैं, 200, यानी कि उसके बाद 200 घोड़े हैं। एंड 3000 सर्वेंट, और उसके पास 3000 यानी कि 3000 नौकर्स हैं। विच सरप्राइज द पेटकॉफ फैमिली, और ये बात सुनकर, जब ये बात वो बोलता है तो ये बात सुनकर जो पेटकॉफ फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। कोटेशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है, नेक्स्ट वीडियो की लिंक वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और जितनी भी कोटेशन है उन सब का मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको समझाऊंगा, ताकि सारी जो कोटेशंस हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।